हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आप लोगों का लेट्स क्रैक यूनिवर्सिटी में। तो अब तक हम लोग क्लास 10 तक कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्लास 11 कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, हम लोग एक एक करके कवर करते हैं। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलते हैं। तो शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएँ, ठीक है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक और ऑफ टीचिंग, ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। तो चलते हैं। मूल्यांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ एवल्यूशन। इसमें चेतन अवस्था में मनुष्य निरंतर मूल्यांकन करता है। यानी जो चेतन अवस्था होती है उसमें क्या करता है, मनुष्य निरंतर क्या करता रहता है, मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह शिक्षा के उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अन्य शब्दों में मूल्यांकन एक सतत क्रिया प्रक्रिया होती है जो शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके इनकी प्रगति के स्तर को ज्ञात करवाकर उचित या अनुचित का निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। क्या, मूल्यांकन। आगे चलते हैं। इसके अलावा मूल्यांकन को व्यापक सामाजिक एंड एवं निर्णयात्मक प्रक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग टोगरेसो एंड एडम्स के द्वारा, ठीक है। इनके अनुसार किसी प्रक्रिया वस्तु को महत्व का निर्धारण ही मूल्यांकन कहलाता है या करना है। यानी इनका कहने का मतलब है किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण ही मूल्यांकन करना होता है, ठीक है। शिक्षण शिक्षा और मूल्यांकन की परस्पर निर्भरता, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरडिपेंडेंस ऑफ टीचिंग एजुकेशन एंड एवल्यूशन, ठीक ना। शिक्षण को सीखने की सुविधा की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है और शिक्षा को ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, मनोदृष्टि जिसको एटीट्यूड, कौशल, आदत और क्षमताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। मूल्यांकन शिक्षण के सीखने की सुविधा की निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। मूल्यांकन जो है सीखने की सुविधा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षण की शिक्षा और मूल्यांकन तीनों शिक्षाप्रद प्रक्रिया है, प्रक्रिया के पहलुओं पर परस्पर निर्भर करता है, ठीक है। शिक्षा प्रणाली के चार महत्वपूर्ण कारक उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधि और मूल्यांकन के बीच में प्रत्यक्ष रूप से सीधा संबंध होता है, ठीक ना। इनके चार कारक होते हैं, कौन कौन से, उद्देश्य, पाठ्यक्रम और विधि और मूल्यांकन, ठीक है। भारतीय शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसने अपनी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की थी, इस पर अपनी विशेष टिप्पणी की। इस बात पर सहमत की थी कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, शिक्षा के संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह परिचित रूप से शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है, ठीक है। जो शैक्षिक उद्देश्य है उनसे क्या है, संबंधित है। मूल्यांकन की वांछनीय विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, चलिए देखते हैं। व्यापकता, शिक्षक को छात्रों के विकास सभी पहलुओं का आकलन करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक ना। इस प्रकार छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों द्वारा विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे चलते हैं। निरंतरता, मूल्यांकन शिक्षा के रूप में एक सतत प्रक्रिया है। यह शिक्षा एक परीक्षा नहीं है बल्कि मूल्यांकन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मूल्यांकन कार्य को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन यह एक निरंतर प्रक्रिया होती है। आगे चलते हैं। केंद्रीय विद्यालय सेकेंडरी बोर्ड द्वारा स्थापित सतत और व्यापक ठीक ना, सीसीई जिसको बोलते हैं, इनमें भी दो मापदंड पर आधारित होते हैं। सीसीई छात्रों की शिक्षा संबंधित कठिनाइयों को दूर करने एवं परीक्षा परिणामों को सुधारने में भी सहायता मिलती है। किसके द्वारा, सीसीई के द्वारा, ठीक है। कंप्रेहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एजुकेशन। तो पहला आपका है इसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। इस विकल्प को 2015 में प्रारंभ में किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के श्रेष्ठ अंत विषय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने एवं लचीले विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली को आरंभ किया गया था, जिसको बोलते हैं सीबीसीएस, ठीक है। इस सुविधा के अंतर्गत 1 से 10 सूत्री पैमाने पर आधारित एक मानकीकृत मूल्यांकन और ग्रेडिंग योजनाओं की शुरुआत की। सीबीसीएस छात्रों को मूल्य, वैकल्पिक, अमुख्य, माइनर या कौशल आधारित पाठ्यक्रम
स्किल बेस्ड कोर्स सम्मिलित करने का एक अवसर प्रदान करता है। पाठ्यक्रम ग्रेडिंग प्रणाली है जो पारंपरिक अंक और प्रणाली से बेहतर माना जाता है। इससे छात्रों को न केवल भारत के भीतर स्थित संस्थाओं में स्थानांतरित करना सरल होगा, अपितु देश के बाहर भी अधिक संभव हो पाएगा। आगे चलते हैं। ग्रेडिंग प्रणाली संभावित नियोक्ताओं में उम्मीदवारों के प्रदर्शन का आकलन करने में सुविधा रहेगी। यूजीसी के मूल्यांकन प्रणाली में एकरूपता लाने एवं संचयी ग्रेड प्रणाली औसत पर आधारित मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के लाभ कौन कौन से होते हैं? इसकी सहायता से शिक्षा प्रणाली का स्वरूप शिक्षक केंद्रित शिक्षा से छात्र केंद्रित शिक्षा बनता है ना। कुछ शर्तों के साथ छात्र जितनी चाहे क्रेडिट क्या कर सकता है, ले सकता है। सीबीसीएस छात्रों को अंतर अनुशासनात्मक, जिसको इंट्रा अनुशासनात्मक कौशल या पाठ्यक्रम चयन करने की क्या करता है, अनुमति देता है। उदाहरण के लिए जैसे एक छात्र अर्थशास्त्र के साथ भौतिक, माइक्रोबायोलॉजी के साथ रसायन या विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं इसमें। ठीक है। आगे चलते हैं। सीबीसीएस से हमारी शिक्षा प्रणाली का आधार व्यापक होता है और हम वैश्विक मानकों की बराबरी करने लगते हैं। सीबीसीएस छात्रों को लचीलापन प्रदान करता है कि वे अलग अलग समय पर विभिन्न संस्थाओं में अध्ययन कर पाए। एक संस्था में अर्जित क्रेडिट को दूसरे संस्था में स्थानांतरित किया जा सकता है। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की सीमाएं कौन कौन से हैं? सटीक अंकों का अनुमान लगाना, ठीक ना। पहला क्या है? सटीक अंकों का अनुमान लगाना। शिक्षकों के काम में उतार चढ़ाव। शिक्षक के प्रसार के लिए अच्छा बुनियादी सुविधाओं की मांग होना, ठीक ना। मूल्यांकन के मुख्य लाभ कौन कौन से होते हैं? मूल्यांकन परिणामों को संक्षिप्तीकरण के साथ समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी संक्षिप्तीकरण के साथ इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। इसका भविष्य में शिक्षण प्रणाली के किए जाने के सुधार में अनुकूल प्रभाव होने चाहिए। और मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित जो है लाभ। पहला, मूल्यांकन से छात्रों की शक्तियां और कमजोरियों का आकलन किया जा सकता है। यह छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए सही मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। इससे छात्रों और प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। सिर्फ इस बात का एहसास मात्र कि आपका मूल्यांकन किया जा रहा है या किया जा सकता है, आपको और परिश्रम करने के लिए प्रेरित करने और विद्यार्थी सजग रहता है। आगे चलते हैं। यह छात्र हित में सुगम योजनाएं बनाने में भी सहायता होती है। इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम पुनरीक्षण किया जाता है। परीक्षार्थी के नतीजे अंतर संस्थागत तुलना में सहायता मिलती है। इससे चयन, वर्गीकरण, अनियुक्ति, पदोन्नति जैसे निर्णय ज़्यादा व्यावसायिक ढंग से किए जा सकते हैं। इससे माता पिता को अपने अभिभावकों शिक्षा प्रगति का भी नियमित रूप से पता चलता रहता है। ठीक है। मूल्यांकन की तकनीकी वर्गीकरण क्या होते हैं? चलिए, मूल्यांकन को शिक्षण प्रक्रिया का अंत नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है, अपितु इसे एक विद्यार्थी व्यापक और सोच में परिवर्तन लाने के लिए एक वैध प्रमाण माना जाना चाहिए। इसलिए एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जो छात्रों एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने में क्या सहायता करती है। इससे मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक ना। और आगे चलते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक, जिसको बोलते हैं परिणाम, ठीक है। लिखित परीक्षा, क्वांटिटेटिव टेक्निक, लिखित परीक्षा, इसे कागज पेंसिल परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। इस तकनीकी, ठीक ना, इस तकनीकी में प्रश्नों के निर्देशों के अनुसार उत्तर लिखे जाते हैं। मौखिक परीक्षा, यह परीक्षा लिखित परीक्षा के पूरक होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पढ़ने की क्षमता का प्रशिक्षण, उच्चारण और मौखिक परीक्षा। व्यवहारिक परीक्षा, यह परीक्षा छात्रों के प्रयोगात्मक और क्रिया कौशल प्रशिक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। यह विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, शिल्प और संगीत विषय से संबंधित होते हैं। आगे चलते हैं। क्वालिटेटिव टेक्निक, अवलोकन और साक्षात्कार। अवलोकन का प्रयोग नियंत्रित और अनियंत्रित परिस्थितियों में छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। कई परिस्थितियों में साक्षात्कार को भी बेहतर माना गया है, क्योंकि आमतौर पर छात्र लिखने के बजाय बात करने में अधिक इच्छुक होते हैं, ठीक है। जांच सूची, चेकलिस्ट जिसको बोलते हैं,
जांच सूची वह उपकरण है जिसे छात्रों की व्यवहार प्रवृत्तियों के बारे में प्रमाण इकट्ठा करने और रिकॉर्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्रम निर्धारित पैमाना रेटिंग स्केल, यह विधि स्थिति वस्तु या चरित्र के बारे में राय या निर्णय की अभिव्यक्ति के संबंधित या क्रम निर्धारण पैमाना एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा निर्णय की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। संचित रिकॉर्ड, वास्तविक रिकॉर्ड, संचयी रिकॉर्ड और छात्रों के डायरी इत्यादि ऐसे उपकरण जिन्हें छात्रों के व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे हमारा निर्देशन के सोपानों के आधार पर मूल्यांकन के प्रकार। नेट परीक्षा इस मूल्यांकन के इस प्रकार वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। शिक्षा के विभिन्न चरणों में मूल्यांकन को एकीकृत किया गया है। मूल्यांकन के 4 प्रकार होते हैं, जिसको स्थानन, प्रारंभिक और निदान और योगात्मक कहते हैं। स्थानन क्या होता है? यह छात्र को उस ज्ञान और कौशल निर्धारित करता है जो शिक्षण के शुरुआत में आवश्यक होते हैं। स्थानन मूल्यांकन का उद्देश्य किसी कोर्स या विषय के लिए शिक्षार्थी की योग्यता की जांच करना होता है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं को भी आयोजित किया जाता है, जिसमें से हमारा यूजीसी नेट भी आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, चलिए देखते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन को आंतरिक मूल्यांकन भी कहा जाता है। यह कार्यक्रम का महत्व जानने के लिए एक विधि होती है। जब शिक्षण कार्यक्रम की गतिविधियां प्रगति कर रही हो, यह प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करती है। इस मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सफलता या विफलता के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह छात्र की शिक्षण संबंधित त्रुटियों को सुधारने में भी सहायता होती है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है रचनात्मक मूल्यांकन। शिक्षण और उपचार और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण को इससे संबंधित जानकारी प्रदान करना, जैसे क्विज, इकाई यूनिट टेस्ट और अध्याय परीक्षण चैप्टर टेस्ट मूल्यांकन उपकरण के मुख्य क्या है, ये उदाहरण होते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि आगल के असेसमेंट, जिसको आकलन बोलते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन से संबंधित किया जा सकता है। किसको? आकलन को। आगे नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों के सीखने के लिए जो पूरा करने की सीमा निर्धारित करता है। नैदानिक मूल्यांकन उससे एक कदम आगे की प्रक्रिया को करता है। नैदानिक का मतलब निदान करना। ठीक है, पहले चीज़ों को समझना, क्या फॉल्ट है, ठीक है, उसको निदान बोलते हैं, जिसमें छात्रों को शिक्षण संबंधित समस्याओं को स्पष्टीकरण प्रदान करने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार ये परीक्षण काफ़ी व्यापक और विस्तृत होते हैं। आगे चलते हैं। योगात्मक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन को बाह्य मूल्यांकन भी कहा जाता है। योगात्मक मूल्यांकन कार्यक्रम को गतिविधियों के अंत में कार्यक्रम का महत्व जानने की एक विधि है। यह मूल्यांकन परिणामों पर केंद्रित होती है। योगात्मक मूल्यांकन में आमतौर पर मौखिक रिपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट, लिखित परीक्षा और शिक्षा जनित आंतरिक मूल्यांकन को समावेशित किया जाता है। इसमें यह भी पता चलता है कि छात्र कैसे संतोषजनक और अच्छे तरीके से शिक्षण उद्देश्य को पूरा करते हैं। आंग्ल भाषा शब्द के निर्धारित को योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित किया जा सकता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। काफ़ी लंबी क्लास थी और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा में छात्र व्यवहार और नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और बिल्कुल बने रहें। ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ न कुछ आप लोग सीख के जाएंगे। अगर चीज़ें अच्छी लगी हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी कमेंट छोड़कर जाएं। ठीक है, धन्यवाद। फिर से मैं अगेन आप लोगों को थैंक यू